द राइस इनसाइट के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग ऐसे ऑथर्स को कवर करते हैं जिनकी जर्नी बहुत ही अधिक इंस्पायरिंग होती है या उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स अपने लाइफ में किए रहते हैं। उसके साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि कैसे आप टाइम को मैनेज करते हैं। टाइम को मैनेज करना एक बहुत दिक्कत का काम होता है, क्योंकि आप जैसे जैसे ज़्यादा एज के होते हैं उसके बाद आपको फील होता है कि आप ना तो फैमिली को अच्छे से टाइम दे पा रहे हैं, उसके साथ साथ ना ट्रैवल कर पा रहे हैं और ना कोई जो अपनी हॉबी को पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन आज की जो हमारी ऑथर है उन्होंने सबको बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया है। आप कह सकते हैं कि उनका ब्लेंडिंग बिटवीन वन वर्क टू अनदर वर्क इज़ रियली गुड। उसके साथ साथ में इस पॉडकास्ट में हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे एक एंथोलॉजी पब्लिश होती है। एंथोलॉजी पब्लिश करने के लिए बहुत सारे सर्वल स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले और सबसे दिक्कत का स्टेप तो ये रहता है कि कैसे ऑथर्स को एक साथ कलेक्ट करें, क्योंकि जो डिफरेंट ऑथर्स रहते हैं उनकी छोटी छोटी रचनाएं होती है और उसको एक साथ संकलन करने को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। लेकिन इस संकलन को करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है और पब्लिश कैसे करते हैं, इसके बारे में रश्मि कौशिक जी ने पूरा बताया है। उसके साथ साथ में उन्होंने अपनी तीनों बुक्स की जर्नी को भी बताया है, कैसे उन्होंने तीनों बुक को लिखा, कौन सी बुक उनको सबसे अच्छी लग रही है या कौन सी बुक रीडर्स को पढ़नी चाहिए। इसके बारे में हमने रश्मि कौशिक जी से बहुत अच्छी तरह से बात किया है। उनकी तीनों बुक में से हमारी टीम ने फर्स्ट बुक का रिव्यू किया है, जो नॉमिनेट हुआ था हमारे द राइस इनसाइट के लिटरेरी अवार्ड 2024 में। उसके बाद इवेंचुअली उनकी बुक हमारे रीडर्स को बहुत अच्छी पसंद आई और जिसके कारण उन्हें एज एंथोलॉजी की कैटेगरी में हमने विनर अनाउंस किया। ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था। उनको इस अवार्ड से बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं। तो आज हम स्वागत करते हैं रश्मि कौशिक जी का द राइस इनसाइट के 4th एपिसोड में। But it was a good publishing house, and the final publisher, Petals Publisher, तो एक बहुत established author है गौरव शर्मा। उनकी बुक मैंने पढ़ी है एंड पेटल्स पब्लिशर का मैंने काम देखा था बिकॉज उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। So then I approached Mr. Harpreet Makkar and then I got in touch with him. उनको मैंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट दिया, उन्होंने रिव्यू करा। So that way. जी। तो जो आपकी फर्स्ट बुक थी, ठीक है, उसमें आपने 30 ऑथर्स को कलेक्ट किया, ठीक है। तो बहुत सारे जो ऑथर्स रहते हैं वो 2 पेजेस 3 पेजेस अपना लिख के रखे रहते हैं, लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं कर पाते क्योंकि उनको एंथोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि एक एंथोलॉजी का मीनिंग क्या रहता है और उसके साथ साथ में जो ये 30 ऑथर्स रहते हैं उनको आप कैसे अप्रोच करते हैं, ये सब के बारे में बताइए एक बार। जी, सो सबसे पहले मैं बताती हूँ, एंथोलॉजी का मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ स्टोरीज और पोएम्स और आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स। मतलब वो कोई पोएम लिखेगा, कोई स्टोरी लिखेगा, लेकिन थीम एक सेंट्रल होती है। जैसे लाइफ के बारे में मान लीजिए मैंने बोला, तो ये ऑथर्स अपनी रियल लाइफ भी शेयर कर सकते हैं और फिक्शन भी शेयर कर सकते हैं। So that is the first part. Coming to the second part, how I approached them. तो पब्लिशर ने मुझे पोस्टर बना के दिया था एंड पूरा उसका लिंक एंड एवरीथिंग दे हैड गिवन इट टू मी। Then I used to circulate it through internet, word of mouth। अपने कुछ दोस्तों से बात करी, कुछ नोन लोगों से बात करी, कुछ अननोन लोगों से बात करी और बहुत लोगों ने क्या किया, दे गिव देयर आर्टिकल्स। बट क्या होता है ना, अगर आप एक सोलो बुक पब्लिश करते हैं तो इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। आपको भी पता है, आप पब्लिशिंग इंडस्ट्री से हैं। तो एंथोलॉजी में क्या होता है, द अमाउंट इज मिनिमम बट यू गेट टू गेट फीचर्ड इन द बुक। आपका बायो, आपकी स्टोरी पब्लिश होती है, यू गेट टू बिकम अ पब्लिश्ड ऑथर।
तो है। many authors were very happy, but I had few authors जिन्होंने मतलब आर्टिकल्स तो दे दिया, but when they had to pay the amount, they backed off. जबकि अमाउंट ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था, it was I think just 300 or something, but they felt why should we pay? So ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं, but सीखने को बहुत मिला। जी एंथोलॉजी में अब ये तो सबसे बड़ी दिक्कत रहता ही है कि जी पेमेंट के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। जी तो और आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे कि यू सेड दैट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव बीन योर बिगेस्ट cheerleaders, so how have they influenced and supported your writing journey? जैसे आपने तो अभी आपने एक फ्रेंड के बारे में बताया ही, उसके अलावा आप जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो यंग डॉटर या सन जो होंगे, वो उन लोगों ने कैसे सपोर्ट किया आपको? मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट करा। जब मैंने एंथोलॉजी करी थी तो आई वाज नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद फॉर्मेटिंग, तो ही रियली हेल्प मी। मतलब उन्होंने काफी कुछ मुझे ऑन द प्रोसेस सिखाया कि ऐसे फॉर्मेटिंग करते हैं, आपको ऐसे डबल स्पेसिंग करनी है। कुछ पढ़ के मेरे बच्चों ने कुछ पढ़ा कि मम्मा इसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो दे ऑल वर वेरी सपोर्टिव। अपने अपने तरीके से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। जी तो जो आपने अपने बुक में लिखा है, तो मोस्टली हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज में आपने लिखा है? नहीं, ऑल माय स्टोरीज, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। ओके, ठीक है जी। तो जैसे कि बहुत सारे ऑथर्स रहते हैं, सारे रीडर्स रहते हैं, वो लोग हिंदी से ज़्यादा अटैच रहते हैं, तो ऐसे कोई फ्यूचर आपका प्लान है कि उसके हिंदी एडिशंस, या फिर आप कोलकाता से बिलोंग करती हैं तो उसके कोई रीजनल एडिशंस भी निकालने का प्लान है कुछ? सोचा तो है, अगर रीजनल लैंग्वेज में कोई ट्रांसलेटर मिलता है तो आई विल ट्राई टू गो इन फॉर इट, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे राइटर्स जितने ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, जितने ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास पहुंचे, उतने मेरे लिए अच्छा रहेगा। सो आई डू हैव अ प्लान। जी तो जैसे कि अभी आपकी आई थिंक जो थर्ड बुक है रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, तो वो भी सेम पब्लिशर से हुई है या फिर आपने कोई दूसरा पब्लिशर हायर किया है इसके लिए? नहीं, दैट इज पेटल्स पब्लिशर, मिस्टर हरप्रीत पंकज। उनकी काफी किताबें मैंने देखी, पढ़ी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका काम, दैट इज व्हाई आई अप्रोच्ड देम। जी तो अब अपनी थर्ड बुक के बारे में कुछ बताइए, एक बार उसका टाइटल भी आप बता दीजिए, और उसमें क्या ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रीडर्स को अट्रैक्ट करेंगे या उन्हें पढ़ना चाहिए, उनसे क्या सीखने को मिलेगा हमारे जो रीडर्स हैं इनको? जी तो दिस इज माय थर्ड बुक, माय लेटेस्ट बुक, द ग्रीन ऑलिव ट्री। जी एंड ये मेरे मेमोइर्स है। सो बेसिकली मेमोइर्स का मतलब, जैसे मैं मेरे हस्बैंड जब सेलिंग गए बहुत लंबे टाइम के लिए, उसमें एक स्टोरी है जब मैंने अपना पहला घर हमने खरीदा और मेरी मदर की जब डेथ हुई तो उनकी अलमारी साफ करी तो उनके छोटे छोटे कीपसेक्स निकले, तो इस तरह की स्टोरीज है। तो बेसिकली रीडर्स को मैं अपनी स्टोरीज के माध्यम से जस्ट अपने थॉट्स, अपने इमोशंस कन्वे किया है, एंड आई होप दे लाइक रीडिंग इट, बिकॉज छोटी छोटी स्टोरीज हैं। बहुत लंबी लंबी स्टोरीज से क्या होता है ना, रीडर्स भी थोड़े बोर हो जाते हैं, एंड किसी और की स्टोरी पढ़ना इट इज नॉट सो फीजिबल। तो कुछ मैंने ऐसे थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी डाली हैं कि जब मैंने पहली बार, क्या होता था हमारे टाइम पे कलर टीवी नहीं होता था, तो कलर टीवी जब पहली बार आया तो क्या फीलिंग थी। ऐसे छोटे छोटे एनेक्डोट्स है। आई होप द रीडर्स विल लाइक रीडिंग देम। देखिए उसके साथ साथ में जैसे आपने बताया कि छोटी छोटी स्टोरीज ज़्यादा अटैच रहती है, लेकिन अभी जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है उसको कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है सभी के लिए, ठीक है, खास करके जो हमारे न्यू जनरेशन है, हमारी एज के जो हैं, तो सोशल मीडिया कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? लाइक लोग अब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लाइक अ पॉडकास्ट वो सुनना पसंद नहीं करते उतना ज़्यादा, क्योंकि वो अटैच नहीं हो पाते ज़्यादा टाइम के लिए। जस्ट रील को भी अगर उनको अच्छा नहीं लगा, 30 सेकेंड में उनको डोपामिन उनका हाई नहीं हुआ, तो वो स्किप कर देते हैं।
तो इसके ऊपर जी क्या जी है कि कैसे ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अभी के जो यूथ हो गए इसको पूरा एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उसके ऊपर आपका क्या कंटेंट आपका व्यू है? मैं शुरू से ही मतलब मेरे जो व्यूज हैं, आई लाइक द स्मेल एंड द फील ऑफ बुक्स। जी। बट आजकल की जो यंग जनरेशन है, हम्म, ये एक तो सोशल मीडिया तो है ही है, ऊपर से उसमें भी शॉर्ट फॉर्म खोजते हैं। मतलब उनकी भाषा जब आप पढ़ोगे टीटीवाईएल, सडनली उसे क्या है, सो अच्छा ओके देन यू रियलाइज टॉक टू यू लेटर। मतलब वो इतना भी नहीं लिखना चाहते हैं कि पूरा पूरा सेंटेंसेस या पूरा पूरा वर्ड्स लिखें। जी सो उनके लिए डेफिनेटली I feel that we should come up with something which will be of interest to them, so that they can also be hooked on to that. So उसके लिए छोटे छोटे वीडियोस, 10-10 मिनट के वीडियोस, 5-5 मिनट के वीडियोस, जो उनके अटेंशन स्पैन के हिसाब से हो, that we can curate. जी जी। तो देखिए उसके साथ साथ में जब प्रमोशन का एक तरह से आता है तो बहुत जी जी सारे ऑथर्स हो गए, इंडिविजुअल ऑथर हो गए या फिर जो एंथोलॉजी करेक्शन करते हैं उनको प्रमोशन में बहुत दिक्कत आता है। यानी उनको जी पता नहीं रहता कि सोशल मीडिया पर प्रमोट कैसे करने हैं। इनफैक्ट जी लोगों जी को जी पोस्टर्स, डिजाइन ये सब के बारे में पता नहीं रहता। तो जी आपने कैसे एज अ प्रमोट किया? उसके साथ साथ में आपने जो जो अवार्ड्स में नॉमिनेट हुए हैं, जिनके विनर बने हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताइए। प्रमोशन वैसे तो मेरे पब्लिशर्स ने किया, बट इस मामले में मैं राइज इनसाइट जो मीडिया हाउस है उसके लिए वेरी थैंकफुल, बिकॉज वहां से मेरे पास मैसेज आया था, दे वुड लाइक टू रीड द बुक एंड रिव्यू, एंड इफ इट इज सिलेक्टेड then we'll go into the winner category. So I was lucky enough to get selected, and Rise Insight ने बहुत अच्छे से प्रमोशन करा। मतलब I got an award from them, and मतलब I really give it to them कि उन्होंने बुक पढ़ा, उसको सिलेक्ट किया, एंथोलॉजी कैटेगरी में विनर हुए, फिर उनकी तरफ से इतना बढ़िया मुझे अवार्ड मिला है, एंड इंस्टा में भी उन्होंने प्रमोट किया। सो I mean, thanks to Rise Insight Media House, I really appreciate it. जी बहुत उन्होंने हेल्प करी। जी। तो देखिए सबसे बड़े प्रॉब्लम यही रहता है कि जो ऑथर हो गए वो जी सामने कैमरा के सामने आना नहीं चाहते। यानी जी जी वो एज अपने कंटेंट को दिखाते ही नहीं कि हाँ हमारे कंटेंट में क्या क्वालिटी है कि रीडर्स को पढ़नी चाहिए। तो आई जी जी थिंक यही सबसे बड़ा दिक्कत रहता है कि हमने अपने कंटेंट को फोर्स ही नहीं किया किसी को पढ़ने के लिए, तब जाके जी इसी कारण से बुक अजर से पब्लिश होके रह जाती है, सेल्स जी पर जी उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए, जैसे जो कैमरा फियर को दूर करने के लिए आपके क्या सजेशंस हैं? जैसे आपने ये पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज किया, वैसे अगर ऑथर्स छोटे छोटे अपने वीडियोस बना के और अपने बुक के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, और दे कैन स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, अपना यूट्यूब वीडियो बनाएं, थोड़ा प्रमोट करें, तो बाकी रीडर्स को भी पता चलेगा कि हाँ ये ऑथर है उसमें, सो दैट वे दे कैन डू इट। जी जी। तो देखिए उसके साथ साथ में जो आप आई थिंक न्यूज़लेटर ब्लॉगिंग भी करती हैं, जी तो जी उसके बारे में बताइए कि आपके कोई ब्लॉगिंग ऐसे वेबसाइट्स हैं या फिर आप इंडिविजुअली करते हैं, और न्यूज़लेटर में कहाँ पे आपके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं? एक इंडस वुमन राइटिंग न्यूज़लेटर है, जी। उसमें आई एम अ रेगुलर राइटर। ठीक है। इट इज हेडेड बाय अ लेडी कॉल्ड लक्ष्मी मेनन। जी तो उसमें मैं सोशल इश्यूज या कोई भी जो मुझे फील होता है, जैसे अभी कोलकाता जी डॉक्टर वाला जो इंसिडेंट था, आई रोट अबाउट दैट, सो दैट यू नो पीपल कैन रीड, बिकॉज न्यूज लेटर्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉग्स हैं, वो पढ़ना होता है। एंड वर्डप्रेस में भी मेरे आर्टिकल्स आते हैं, जी सो दैट आई विल शेयर लेटर, जी। सो श्योर you can go there and read it. श्योर। अगर आप अपनी कुछ यानी पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में एज आप वर्किंग जॉब वर्क करते हैं या फिर एज आप अभी फिलहाल होम मेकर ही हैं और फ्रीलांसिंग वर्क ज़्यादा करते हैं? मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, अपार्ट फ्रॉम माई राइटिंग आई एम अटैच्ड विद द पब्लिशिंग हाउस,
तो उनके कुछ कुछ एडिटिंग काम करती हूँ। एंड छोटे बच्चों को आई टेक ग्रामर क्लासेस। जी, तो क्लासेस 3 to 5 आई टीच देम ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है। एंड एक एनजीओ है, वहाँ बीच बीच में जाके थोड़ा बच्चों के संग टाइम स्पेंड करना, थोड़ा उनके संग बैठना। और एक ओल्ड एज होम है, वहाँ भी जाती हूँ। सो दिस इज हाउ आई सेल्फ ऑक्यूपाइड। जी, जी। तो देखिए जैसे कि बैलेंस वर्क को बैलेंस करना अभी भी बहुत दिक्कत हो जाता है। कई जो जी, ऑथर्स जी। रहते हैं वो इवन 10 पेज डेली भी लिख नहीं पाते, ठीक है? तो जी, आप भी एज़ अ बहुत सारे वर्क में इन्वॉल्व्ड हैं, तो आप कैसे जी। टाइम निकालते हैं लिखने के लिए? क्योंकि जब लिखने के टाइम बैठते हैं, उस टाइम एक तरह से बहुत वक़्त लगता है सोचने में, फिर उसके बाद जी, अपने इमोशंस के साथ में लिखने में। तो ये सब को आपने पूरी तरह से कैसे मैनेज किया? मैं वैसे तो मेरा डेडिकेटेड टाइम है, दिन में 11 से 1, शाम को 4 से 6। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी अगर मुझे कुछ कोई कोट समझ आता है, कोई राइटिंग समझ आती है, कुछ आता है, तो आई जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है। मतलब जब भी मेरे दिमाग में कोई बात आती है तो मैं इमीडिएटली लिख लेती हूँ उसको, जी, सो दैट भूल नहीं जाऊँ। बट ठीक है। बाकी आई हैव अ डेडिकेटेड टाइम स्लॉट एंड 500 words minimum I try to write every day ठीक है। because I'm working on my next project also. हुँ, So, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि दिन के कुछ डेडिकेटेड टाइम में सिर्फ लिखने में दूँ। ठीक है। जी, जी। तो देखिए जब आपके एज में बहुत लोग पहुँच जाते हैं, ठीक है? जी, उसके बाद ट्रैवलिंग एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जी, जी, आपने जी। अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली है, ठीक है? बहुत अच्छे से आपने फैमिली को मैनेज किया है, ठीक है? तो आप भी ऐसे कुछ ट्रैवलिंग करते हैं? ट्रैवलिंग एज सच फॉर वर्क रिलेटेड आई डोंट नो बिकॉज अभी मेरी बेटी 12th में है। जी, But once she finishes her 12th, then I do plan to visit Calcutta because Calcutta का heritage बहुत rich है। And मेरी जो next book है मैं उस पे लिखने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो that is there in the background, ठीक है। plan में है। जी, जी, जी। और जी। तो अभी आपका 4th बुक का भी कुछ प्लान है अभी यानी कितना कंप्लीट हो गया है? कब तक हमको देखने को मिल सकता है आपका जो नेक्स्ट अभी बुक? नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। Basically, I cannot divulge much, but it's based on Calcutta's heritage. ओके। So once that is out, definitely I'll share it with you. जी, जी। तो एंड जैसे आपके आप संग भी मैं जुड़े रहना चाहती हूँ सो दैट, क्योंकि प्रमोशन आपने भी बहुत अच्छे से मेरे बुक का भी किया एंड पॉडकास्ट का भी किया। सो आई वुड लाइक टू, जो मेरी नेक्स्ट बुक है, आई वुड डेफिनेटली शेयर इट विद यू द मोमेंट इट्स आउट। जी, जी। हमारे पास और बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, जो जी, ऑथर जी। हमारे साथ एक बार अटैच हो चुके हैं, उनको जी। बहुत सारी प्रमोशनल हम लोग स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करेंगे, कैसे प्रमोट करना है इसके बारे में बताएँगे क्योंकि प्रमोशन सबसे जी। दिक्कत का काम होता है ऑथर्स के लिए, ठीक है? जी, दैट इज आई एग्री। उसके साथ-साथ में जैसा आपने मेंशन किया कोलकाता में जो कोलकाता भी केस हुआ है, तो उसके जी। बारे में आपने पूरा आई थिंक न्यूज़लेटर और ब्लॉग पे लिखा है। तो उसके बारे में अपने जी। कुछ बताइए कि आपका क्या व्यू है उस केस के रिलेटेड? कलकत्ता में मैं पली बड़ी हूँ, तो जी। इट वाज अ वेरी सेफ सिटी एंड ये जो इंसिडेंट हुआ इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग बिकॉज वहां पर मतलब मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मैं स्कूल में थी, आई वाज कमिंग, आई केम आउट ऑफ द बस एंड आई वाज वेयरिंग अ गोल्ड चेन हुँ, एंड देयर वाज अ बॉय, ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी जी, बिकॉज ऑफ द चेन। तो एक ग्रुप ऑफ लड़के खड़े थे, आई डिडंट नो देम, आई जस्ट वेंट एंड टोल्ड देम भैया ये परेशान कर रहा है, जी, और उस लड़के की वही पिटाई हो गई। सो आई हैव ग्रोन अप इन दैट काइंड ऑफ कैलकटा जी, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सेफ फॉर लेडीज एंड लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट होती है। आप अगर बस में चढ़ते हैं, अगर आपके हाथ में सामान है तो लोग उठ के सीट ऑफर करते हैं, आपका सामान पकड़ लेते हैं। जी, तो ऐसे शहर में ऐसा इंसिडेंट हुआ, इट वाज वेरी शॉकिंग। मतलब मेरी लिटरली रूह कांप गई थी बिकॉज कभी कलकत्ता में ऐसा होगा कभी सोचा नहीं था। जी। तो आई थिंक अभी आप कोलकाता में नहीं है ना, एम आई राइट? नहीं नहीं, अभी तो मैं नोएडा में हूँ जी। जी, जी, ठीक है। तो उसके साथ-साथ में जैसे कोलकाता से आई थिंक आप बहुत अच्छे से अटैच्ड हैं।
तो जी। वैसे कौन से जो प्लेसेस हैं जो आपको वहाँ पे अच्छे लगते हैं? वहाँ का द मेन अट्रैक्शन इज विक्टोरिया मेमोरियल, सबने सुना ही होगा। जी और कोलकाता में ट्रैम, सीटीसी ट्रैम चलती है जो कहीं और नहीं चलती है। जी मतलब ट्रैम चल रही है, आप आराम से उसमें उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, उसकी जो स्पीड होती है, तो वो एक बहुत बढ़िया अट्रैक्शन है। और अभी जो अंडरग्राउंड वो अंडर वाटर जो मेट्रो स्टार्ट की है, वो भी बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। एंड कोलकाता इज डेवलपिंग, इट्स रियली फास्ट डेवलपिंग। जो पहले का कोलकाता था और अभी का था, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बहुत डेवलप हो गया है। जी ठीक है। तो जैसे देखिए अभी जो मॉडर्न एज आ गया है, ठीक है, इसमें कई लोग जी एआई जी का भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया अपनी जी ऑथर्स जर्नी में। तो क्या ये इस टाइप का जी यूज़ करना ठीक रहता है, या फिर जस्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए, लाइक आपने कोई कंटेंट लिखा उसको अपनी तरफ से आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चेक करना चाहते हैं, तो ऑन दिस वे दिस विल बी बेटर कि कई लोग रहते हैं जो एज अ सिर्फ कॉपी पेस्ट करके बुक को लिख लेते हैं। जैसे हम लोग अब एज अ पब्लिशर से बहुत सारे अटैच रहते हैं, तो हमें जी बहुत सारे ऑथर्स के बारे में पता है, ठीक है। तो कई जो रहते हैं अभी ऑलमोस्ट आप ले सकते हैं कि इंडिया में 2 से 3 हज़ार बुक डेली पब्लिश्ड हो रही है, ठीक है। बहुत जी सारे जी ऑथर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए कि चैट जीपीटी ये सब को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अगर कोई ऑथर्स अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो? बहरहाल तो चैट जीपीटी ऑथर्स को नहीं यूज करना चाहिए, दैट इज व्हाट आई फील। क्योंकि एक ऑथर अपनी फीलिंग्स लिख रहा है और जी चैट जीपीटी इज अननेचुरल थिंग, इट इज आर्टिफिशियल। जी दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज नॉट योर इंटेलिजेंस। सो मेरे समझ से तो किसी भी ऑथर को नहीं यूज करना चाहिए। जो आपके इमोशंस हैं, जो आप खुद फील करके लिख सकते हैं, वो चैट जीपीटी क्या ही लिखेगा। बट यस, डेफिनेटली ऑथर्स आर यूजिंग, व्हिच इज नॉट राइट। सो आई फील दैट, आई मीन, दे शुड नॉट यूज इट। एंड बाकी पब्लिशर्स को टूल होता है प्लेगरिज्म चेकर, उसमें चेक करना चाहिए। अगर ऑब्वियसली उसमें पता चल जाता है तो दे शुड रिजेक्ट द बुक, दैट इज व्हाट आई फील। जी। तो on all 3 books, if there are any short story or a content or a poem you wanted to share with us, so अगर आप बता सकते हैं कोई पढ़ के बता दीजिए एक बार। अच्छा, मैं अपनी लेटेस्ट जो बुक है, जी पूरा चैप्टर पढ़ूंगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। जी बट मैं थोड़ा सा बता दीजिए, आज थोड़ा सा हाँ बता दीजिए तो भी चलेगा। हाँ, तो समरी बेसिकली एक मेरे बहुत, ये भी बहुत दिल के करीब है। मेरा मिसकैरेज हुआ था मेरे पहले बेटे के पहले। सो आई ऑल द बुक, ऑल द चैप्टर्स हैव स्टार्टेड विद अ कोट। सो miscarriage is a heartbreaking reminder that not all beginnings have a happy ending, and every life, no matter brief, leaves a trace in our heart forever. So basically beginning नहीं हो पाई, लेकिन वो दिल में आज तक मेरे है। that is why I have named the story a scar. ओके मेरे 2 बच्चे उसके बाद हुए, बट एक वो कसक, एक मिसकैरेज की जो थी वो रह गई। जी सो मैं उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ आपको। जी From the moment I found out I was pregnant, my world seemed to transform into a magical realm filled with hope and dreams. The joy that filled my heart was indescribable, and I imagined cradling my little one in my arms. मैंने पहले ही imagine कर लिया था, watching them grow and experience the miracle of motherhood. जी But it all came crashing down one fateful evening as I felt a sharp pain sear through my abdomen. Panic gripped me and I rushed to the hospital, my heart pounding in my chest. The doctor's words felt like a dagger through my heart. I had lost my baby, my first miscarriage. So या these are the, मतलब इस तरह की स्टोरी मैंने लिखी। आई थिंक आपने एवरीथिंग विथ इमोशंस के साथ लिखी है। डेफिनेटली जी रीडर्स को खास करके जो
आपकी तरह वुमेन्स हैं, होम मेकर हैं, इनको कंटेंट को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी एज अ लाइफ में। तो आप ये बता दीजिए कि जो आपकी तीनों बुक है उसमें से यानी कौन सी बुक आपको सबसे अच्छी लगती है जो तीनों में से कंपेयर करेंगे तो? तीनों का जॉनर सॉरी बिल्कुल अलग अलग है। पहला वाला तो मैंने क्यूरेट करी थी, सो उसमें बेसिकली मैंने लिखा नहीं था, उसमें एक स्टोरी मेरी है, बाकी मैंने सबकी स्टोरीज पढ़ी, उसको एडिट करा, उसको फॉर्मेट किया। दूसरी वाली जो थी दैट वाज छोटे छोटे इंसिडेंसेस थे डेली लाइफ के, बट द ग्रीन ओलिव ट्री इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू माई हार्ट बिकॉज ये सारी मेरी अपनी स्टोरीज हैं। ठीक है, जो आपकी ऑल द स्टोरीज आर माई ओन। ये किस्मत, चाहे वो नेबर कोई मिला, चाहे मैंने पहली बार खाना बनाया, चाहे मैंने पहला घर खरीदा, ऑल द स्टोरीज आर पार्ट ऑफ माई लाइफ, दे आर पार्ट ऑफ मी, सो दैट इज द बेस्ट फॉर मी। जी 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 जी। तो देखिए लास्ट में सबसे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन, द राइज इनसाइड के साथ जो आपकी जर्नी थी वो कैसे थी, यानी आपको कैसा फील हुआ, आपको जो विनर्स अवार्ड्स मिले, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताइए कि आपको क्या फील हुआ, जो हमारी टीम का वर्क आपको कैसे लगा? जब आप राइज इनसाइड ने मेरी बुक मंगाई थी तो आई हैड सेंड इट फॉर द रिव्यू एंड 1-1.5 महीना आई थिंक लगा था, शायद ज्यादा ही लगा होगा, आपको पता होगा। तो टेंशन था कि अच्छा विनर कैटेगरी में होगा नहीं होगा, पसंद भी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत बार होता है ना कि रिव्यूअर एक पेज पढ़ता है, अरे क्या लिखा है। सो द डे आई केम टू नो दैट माय बुक वाज सिलेक्टेड, आई वाज ऑन क्लाउड 9 एंड जब अवार्ड मिला तो बहुत ही अच्छा लगा बिकॉज ये लिटरेरी जर्नी में मेरा पहला अवार्ड है। सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड इट गेव मी मोर कॉन्फिडेंस कि अच्छा ठीक है, मैं और आगे और अच्छा लिख सकती हूँ ताकि और तरह के अवार्ड्स मिले एंड लोग मेरे काम को सराहे। सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। जी, उसके साथ साथ में आपको कुछ उसकी फोटोज वीडियोस अच्छे से आप शेयर भी कीजिएगा ताकि हम लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर पाएं और आपको टैग भी कर पाएं, तो उससे आपका और अच्छा खासा जो एनरिचमेंट होगा। ठीक है जी जी। तो यहाँ पे हम लोग अपने पॉडकास्ट का एंड करते हैं। ठीक।